शमशान घाट, जहाँ कहने को तो मरे हुए लोगों को आखिरी विदाई दिया जाता है, लेकिन न जाने क्यों इस पवित्र स्थान में भी लोग ऐसे डरावने चीजों को अनुभव करते हैं जिसे वो बयान नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं एक ऐसे ही सच्ची घटना को आपके लिए लाया हूँ जिसे सुनकर आपको भी डर का एहसास होगा। इसलिए बिना और देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घटना असल में बांग्लादेश में रहने वाले एक युवक यानी कि करण की है, जो 10-12 साल की उम्र में ही अनाथ हो गया था। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे इतने कम उम्र में अपने परिवार का जिम्मेदारी उठाना पड़ रहा था, क्योंकि उसके अलावा उसके परिवार में 3 छोटी बहनें भी थी, जिनके खाने पीने और पढ़ाई का सारा खर्चा अब करण को ही उठाना था। लेकिन ये देखकर कि एक छोटा लड़का ये सब करेगा कैसे, करण का मुंह बोला चाचा उसका मदद करता है, जो कि करण को शहर ले जाकर उसे एक अच्छे स्कूल में डालने के अलावा उसके लिए ट्यूशन का भी बंदोबस्त करता है, जहां वो छोटे बच्चों को पढ़ाकर थोड़े पैसे कमा सकता था। खैर दोस्तों, इसके आगे का घटना अच्छे से समझने के लिए मैं इसे ठीक उसी शब्दों में पढ़ूंगा जैसा कि करण ने लिखकर भेजा है। करण ने कहा कि चाचा के मदद के बाद मैं उसी शहर में रहने लगा, जहां पर अपने पढ़ाई के बाद मैं ट्यूशन से कमाने वाले पैसों को अपने बहनों को भेजा करता था। और ऐसे ही 4-5 साल बीत जाते हैं, लेकिन मेरे परेशानी का अब भी अंत नहीं होता, क्योंकि हर रोज मैं स्कूल जाने से पहले एक ट्यूशन क्लास को अटेंड कर रहा था और फिर स्कूल के बाद 2 और ट्यूशन क्लास को। खैर, मैंने अपने लाइफ को जैसे तैसे मेंटेन कर लिया था, क्योंकि मेरे मदद के लिए मेरे स्कूल के 2 दोस्त भी थे, राजू और रमेश, जो किसी भी मुसीबत की घड़ी में मेरे साथ देने से पीछे नहीं हटते थे। लेकिन इसी बीच एक दिन जब हम लोगों के एग्जाम शुरू होने वाले थे, तब अचानक ही दोनों ने एक साथ स्कूल से छुट्टी ले लिया था, जो कि मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने मुझे भी नहीं बताया था। इसलिए स्कूल के छुट्टी के बाद हॉस्टल पहुंचकर मैं उन दोनों से इसका कारण जानना चाहता था। लेकिन हॉस्टल पहुंचने के बाद राजू का उतरा हुआ मुंह देखकर मैं ये समझ गया था कि उनके साथ कुछ तो बुरा हुआ है। पर क्या, ये जानने के लिए मैं राजू के पास जाता हूँ, जो कि रोते हुए मुझे ये कहता है कि कोलेरा के वजह से रमेश बहुत बीमार है, इतना बीमार कि डॉक्टर ने भी उसके बचने का उम्मीद छोड़ दिया है। जिसको सुनते ही मैं एकदम सुन पड़ गया था। इसलिए मैं बिना रुके राजू के साथ रमेश के घर पहुंच गया और देखा कि वहां पर रमेश का ट्रीटमेंट चल रहा है, जो कि उस दौर में मुश्किल इसलिए था क्योंकि तब कोलेरा को ठीक करने का कोई भी दवाई मौजूद नहीं था। इसलिए उसी रात यही तकरीबन 8 बजे रमेश की मृत्यु हो जाती है, जिसके जाने का दर्द आंसू का रूप लेकर हम सभी की आंखों से बह रहा था। लेकिन हम रमेश के जाने का शोक अच्छे से मनाते उससे पहले ही उसके क्रियाक्रम को लेकर परेशानी शुरू हो जाता है, क्योंकि रमेश की मौत के वक्त थोड़ा ठंड का मौसम था और उसके ऊपर से हल्के से बारिश ने रमेश के क्रियाक्रम को मुश्किल बना दिया था, क्योंकि कोई भी हमारे साथ आना नहीं चाहता था। इसलिए मैं अपने स्कूल के कुछ दोस्तों को बुलाकर रमेश के दादाजी के साथ शमशान घाट के लिए निकल गया। तब तकरीबन रात के 11 बज रहे थे, लेकिन चलते चलते शमशान घाट तक पहुंचने में तकरीबन 12:30 बज जाते हैं, जहां मैं देखता हूं कि पूरा शमशान घाट ही खाली है। वहां पर था तो सिर्फ एक मंदिर, जिसके बाएं तरफ 2 कुटिया बना हुआ था, जिनमें से एक में अंतिम संस्कार करने वाला बामन रहता था। इसलिए उनसे मिलकर हम रमेश की चिता की तैयारी करते हैं, लेकिन उसके लिए जो भी सामान चाहिए था उसको लेने बाकी सभी बामन के साथ चले जाते हैं। और मैं रमेश के दादाजी के कहने पर रमेश की बॉडी के साथ ही वहीं रुकता हूँ, जहाँ पर मेरे अलावा और कोई नहीं था तो बस दूर दूर तक अंधेरा। हवा के अलावा पूरे शमशान घाट में किसी चीज का आवाज नहीं था। जहां मैं रमेश के मरे हुए शरीर को छूकर ये सोचने लगा था,
वो क्या ये महसूस कर सकता है कि उसके जाने से मैं कितना दुखी हूँ? जिसके साथ ही साथ पास के नदी से एक तेज हवा का झोंका रमेश के चेहरे पर से कपड़ा हटा देता है, जिसको देखकर मैं फिर से ये सोचते हुए रोने लगता हूँ कि रमेश कितने कम उम्र में हमें छोड़कर चला गया। हालांकि मुझे ये भी लगा था कि रमेश ऐसा करके अपने वहां पर होने का सबूत दे रहा है, लेकिन इसमें कितना सच्चाई है ये मेरे समझ के बाहर था। जिसमें इसी बीच मुझे किसी चीज का आवाज आता है जो कि धीरे धीरे मेरे तरफ ही आ रहा था, जिसे सुनकर मैं घबराने लगा क्योंकि उस शमशान में मेरे अलावा कोई और नहीं था। तो ऐसे में ये आवाज किसका है, ये सवाल मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मैं ये देखता हूँ कि वो आवाज कुत्तों के चलने का है, जो कि मेरे पास आकर चुपचाप मेरे बगल में बैठ जाते हैं। पर क्यों, यह मुझे नहीं पता था। मैं तो बस इसी का इंतजार कर रहा था कि रमेश के दादाजी सामान लेकर कब आएंगे, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर अकेले वहां रहने में डर लग रहा था। जिसमें इसी बीच वो तीनों कुत्ते मेरे सामने वाले अंधेरे हिस्से की ओर देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं, जहां मैं थोड़ा थोड़ा उस अंधेरे के बीच 3 परछाई देख पा रहा था जो कि मेरे पास ही आ रहे थे। इसलिए घबराते हुए मैं उनसे ये पूछता हूँ कि वो कौन है और वो क्या करने आई है, लेकिन वो लोग इसका कोई जवाब नहीं देते, बल्कि वो अजीब तरीके से हंसते हुए रमेश की लाश की तरफ उंगली करते हैं, ऐसे मानो जैसे कि उन्हें वो लाश चाहिए। जिसको देखकर मैं डर के मारे कांपने लगा और ये महसूस किया कि कोई मेरे पास बैठकर धीरे धीरे रो रहा है। अब वो इंसान था या फिर कुछ और, ये मेरे समझ के परे था। लेकिन इसी बीच कड़कते बिजली से निकलता हुआ रोशनी सीधे उस शख्स के ऊपर पड़ता है जो कि मेरे पास बैठकर रो रहा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि रमेश था, जिसके आंखों के सामने से गायब होने के बाद मुझे नदी के तरफ से भी किसी का आवाज आता है, जो कि हाथ में लाठी लिए मेरे तरफ ही बढ़ रहे थे, जिनको देखकर मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको देखकर डर के मारे मेरा हालत बहुत खराब था। जिसमें इसी बीच मंदिर का पुजारी भी वहां पर आ जाता है, जिसके वजह से मेरे जान में जान आ चुका था। इसलिए मैं उनके पास भागते हुए वहां पर आने का असली मकसद बताता हूँ, यानी कि रमेश के बारे में। लेकिन खुशकिस्मती से वो भी मेरे तरह ही उन परछाइयों को देख पा रहा था जो डंडा लेकर नदी के पास और हम दोनों के सामने खड़े थे। इसलिए वो मंदिर का पुजारी गुस्सा होकर उन्हें ये कहता है कि अभी तक तो चिता को आग भी नहीं लगा है, इतने जल्दी क्या करने आए हो, चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारे वजह से इस लड़के को डर लग रहा है। जिसके बोलते ही वो परछाई रात के अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद तक वो पुजारी मेरे साथ ही रहते हैं ताकि मुझे डर न लगे। लेकिन अब जब उन्हें काम भी था तो वो मुझे मंदिर में बिठाकर ये बोलकर चले जाते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। जिसके तुरंत बाद ही मेरे दोस्त के अलावा रमेश के दादा भी वापस आ जाते हैं और फिर समय के अनुसार रमेश का क्रियाक्रम करके अपने घर वापस लौट जाते हैं। पर उसके अगले दिन रमेश के दादा के कहने पर मैं उनके साथ उस शमशान घाट में वापस गया, क्योंकि रमेश के नाम पर कुछ विधि अब भी बाकी थे, जिसके पूरा होते ही मैं उस पुजारी को ढूंढता हूँ जिसने पिछली रात को मुझे बचाया था। पर मुझे वहाँ के बामन से ये पता चलता है कि जिस पुजारी की मैं बात कर रहा हूँ वो तो 1 महीने पहले ही मर चुका है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जिसको करण ने शमशान घाट में अनुभव किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।